पहला प्रश्न बोर्ड पर आपके सामने है। क्वेश्चन देख रहे हैं, रिमाइंडर का है और रिमाइंडर में जैसे इसने एक प्रोडक्ट का सीक्वेंस दिया है अपने पास कि 32 है, 33 है, 34 है, 35 है, 36 है और 37 है। इस तरह से अपने पास यहाँ पर कुल 6 नंबर्स दिए गए हैं। 32 से लेकर 37 तक सीक्वेंस में नंबर दिया गया है। कहा गया कि इसको 17 से डिवाइड करना है, 17 से, और डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा। एक बात जैसे मैं जनरल आप लोगों से पूछूं, आप लोग खुद ही बता सकते हैं। अगर 13 है और मैंने कहा बताओ यह 5 से कटेगा कि नहीं, तो आप कहोगे सर नहीं कटेगा क्योंकि 5 के पहाड़े में नहीं आता है। बट इसी 13 को अगर मैं 5 से गुणा कर दूं तो ये जो भी होगा, अगर 65 के रूप में आपको दिया जाए या ऐसे डायरेक्टली दिया जाए, अब इसको आप 5 से भाग करिए तो बिल्कुल कट जाएगा, 5 बार जाएगा और यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। कन्फर्म है। सेम उसी तरह से अगर हम इस पूरे नंबर की बात करें, इट्स अ लॉन्ग नंबर, बाई मल्टीप्लाइंग 32, 33, 34, 37, 35, 36, 37, और जब मैंने इसको 17 से डिवाइड करने का सोचा तो कभी भी ध्यान दीजिएगा जो भाजक है, डिवीजर है, एज अ फैक्टर अगर ऊपर अवेलेबल है, मतलब पूरी तरह से अगर हम इसको काट के डिजॉल्व कर दें, खत्म कर दें, तो शेषफल हर केस में 0 आएगा। मतलब वह नंबर जो ऊपर है वो नीचे वाले से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 17 से अगर हम 34 को देख रहे थे कि 34 सीधा सीधा 17 के पहाड़े में जा रहा था, मतलब इस 17 ने 34 को डिवाइड किया और एक जगह पर अगर रिमाइंडर 0 आया तो बाकी में चाहे जो रिमाइंडर आए या ना आए उससे मतलब नहीं, क्योंकि दे आर मल्टीप्लाइंग फॉर्म। इन मल्टीप्लाइंग फॉर्म गुणे के रूप में है और सब जुड़े होकर के 0 होंगे, अर्थात शेषफल 0 आएगा। मतलब यह पूरा नंबर अगर प्रॉपर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इट्स मल्टीपल ऑफ 17, 17 का गुणज होगा, 17 इसको कंप्लीट डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर 0 प्रोवाइड करेगा। आप सभी ने इसका उत्तर 0 अगर दिया है तो एकदम कन्फर्म है। बहुत लोग के कमेंट्स आ रहे हैं 0 राइट सोल्यूशन के तौर पर, और 0 ही इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। कहा है 27,000 विद्यार्थियों के एक कॉलेज में 75% तो लड़के हैं, यदि 50% लड़कियां, ध्यान देना सीक्वेंस थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट किया है, अलग किया है, डिस्टर्ब किया है, और 70% लड़के परीक्षा में पास होते हैं, सॉरी फेल होते हैं, अनुत्तीर्ण होते हैं, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। मतलब कितने बच्चे उस पूरे ग्रुप से 27,000 के समूह से पास हो गए, ये बताना है हमको। दो तरीके से इसको सोच सकते हैं। एक तो जैसे अगर हमें कोई ट्रिक इधर उधर की चीजें नहीं पता है तो हम ट्रेडिशनल जा सकते हैं। ट्रेडिशनल कैसे जाएंगे, जैसे हम स्कूल के सभी विद्यार्थी मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स कितना दिया है बताएं, 27,000, ये दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जहां पर उसने कहा कि 75% तो लड़के हैं, अगर हम यहाँ पर बॉयज कर दें और गर्ल्स कर दें, तो अगर 75% बॉयज हैं, लड़के 75% हैं, तो श्योर है कि लड़कियां कितनी होंगी, 25% होंगी, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। या हम ऐसे कह सकते हैं यहाँ पर कि 1:3 का अनुपात है, लड़के और लड़कियों में 1:3 का अनुपात है। अब फेल का परसेंटेज हमको दिया है, फेल का परसेंटेज लड़कों का और लड़कियों का, उसकी वर्डिंग पढ़िएगा। 50% लड़कियां, ध्यान से देखिएगा इसका, जैसे अगर हम पहली चीज तो ये तो रेशियो बना है, हम चाहे तो संख्या निकाल लें कि लड़के कितने हैं लड़कियां कितनी हैं, उसको निकालने का तरीका समझिएगा। 3 1 जोड़ दीजिए 4 हो गया, कितना 4, 4 बराबर टोटल 27,000 है। 4 बराबर कितना लिख दिया, 27,000 है। 1 बराबर 4 छंगे 24 होता है, 4 छंगे 24, 3 27, 4 7 28, 4 5 20, 1 बराबर 6, मतलब लड़कियां हो गई 6,750। 27,000 से इसको घटा दे या 3 का मान डायरेक्ट निकाले, 3 0 0, 3 5 15, 3 7 21, 1 22 की 2 हासिल दो, 3 छंगे 18 2 20 होता है ना, 3 छंगे 18 2 20 होता है। अब अगर हम 20,250 को 6,750 में जोड़ दें तो वैसे भी आपको कंफर्म हो गया कि 20 और 6 26 और 27 लड़कों की संख्या आपकी कितनी हो गई, 20,250 हो गई। करेक्ट है। अब इसकी वर्डिंग समझिएगा, इसमें हमको फेल का परसेंटेज दिया है, फेल का परसेंटेज दिया है। हम फेल की संख्या निकाले या डायरेक्ट पास की संख्या निकाल सकते हैं कि पास कौन कितने हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे हमने कहा कि 50% लड़कियां अगर फेल हैं तो 50% लड़कियां पास होंगी। यहां से अगर हम पास निकालना चाहते हैं तो पास के लिए आपको इसका 50% करना पड़ेगा, और अगर इसके पास की तरफ हम जाते हैं क्योंकि 70% लड़के फेल हैं तो कम 30% लड़के क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। 30% इसका निकाल दीजिए, दोनों जोड़ दीजिए, जोड़ने से वैसे भी कंफर्म हो जाएगा कि स्कूल में कुल कितने बच्चे पास हुए हैं। मैं कह रहा हूँ ये टाइम टेकन है, मतलब यहाँ पर डेटा थोड़ा इधर उधर होगा तो बहुत ही कंफ्यूजन होगी। मैं इसका आसान एक तरीका बताता हूँ, आप ध्यान से उसको समझिएगा। जैसे आपने देखा कि टोटल 27,000 ये दिमाग में है अपने, बॉयज हैं एंड गर्ल्स हैं, क्या रेशियो है दोनों में, रेशियो हमने बड़ा बढ़िया बना दिया था यहाँ पर आपके लिए। वैसे भी बना सकते हैं कि अगर कहा है 70% लड़के हैं 75%, ये देखो 75% को क्या लिख सकते हैं भिन्न में 3/4, कैसे, बटा 100 करके। 4 अगर टोटल है तो 3 उसमें क्या है, बॉयज हैं, तो 3 बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी बताओ, 1 है, 3 1 मिलकर कितना 4 है।
तो लड़के हो गए यहाँ पर कितना कंफर्म कर लीजिए 3 और लड़कियां कितनी हो गई 1, लड़के और लड़कियां हो गई। कंफर्म हो गई इतनी बातें। अब जैसे इस प्रश्न में हम लोगों से क्या बोला है कंफर्म समझिए उस बात को। इसने हमसे कहा कि 50% लड़कियां और 70% लड़के क्या है फेल हैं। तो फेल वाला देखिए हम यहाँ पर ओवरऑल फेल, अभी तो क्यों आपको एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड फेल दिया है कि लड़के कितने फेल हैं परसेंटेज में, लड़कियां कितनी फेल हैं परसेंटेज में। आपके आंसर्स आने चाहिए कमेंट्स के, यहाँ से भी आपको दिख ही गया होगा, आंसर तो आ ही गया होगा, आंसर आपने निकाला भी होगा। 50% लड़कियां फेल हैं और क्या है बताइए 75% लड़के फेल हैं। हम ओवरऑल फेल बता दें आपको, कहिए तुरंत बता दें, कैसे बता सकते देख लीजिए आप लोग। 50% लड़कियां फेल हैं और 70% लड़के फेल हैं। अब आप देखो ओवरऑल अगर आपको बताना है, जैसे आपसे कभी ऐसा पूछ ले कि उस पूरे स्कूल में कुल कितने परसेंटेज फेल हैं, तो आप यहाँ पर 70 को 30 से गुणा कर दे 210, 50 को 1 से गुणा कर दे 50 हुआ, अनुपाती पदों को जोड़ दे 4 हो गया। एक ये सोल्यूशन करिए 260/4 हुआ, 4 से भाग करिए 4 छंगे 24 होता है 4। 65% फेल हैं स्कूल में बच्चे ओवरऑल, एवरेज 65% फेल है। अब आप समझ गए होंगे कि अगर हम 65% फेल बताएंगे तो निश्चित तौर पर पास कितने हो जाएंगे बताइए 35% क्या होंगे पास होंगे। अब इस 35% को आपको क्या करना है, इस 35% को आपको जो परसेंट में है इसको वैल्यू में लिखना है। कैसे लिख पाएंगे बोलिए, 35% मतलब 35/100 होता है, 5 सते 35, 5 भी साम में 100 और टोटल आंकड़ा कितना था बोलो 27,000 था। तो 27,000 का हम क्या कर दें 7/20 कर दें। इसका मतलब है कि आपने 35% निकाला। 2 से कैंसिल करें, 0 0 से खत्म, 2 से कैंसिल किया, 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, 0 हो गया। 7 से गुणा 7 0 0, 7 5 35, 5 हासिल 3, 7 3 21, 3 24 की 4 हासिल 2, 7 1 7 2, 9,450 होगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। आप लोग लगाइए। तो इस तरह से आप इसका सोल्यूशन कर सकते थे। यहीं पर एक प्रश्न जो हमने कहा ना एवरेज वाला भी पूछ सकता था, कितने परसेंट फेल है कितने परसेंट पास है, तो वहीं पे रुक जाते। आशा करता हूं समझ में आया होगा और बहुतों का आंसर मुझे कमेंट्स में सही दिख भी रहा है। तो अच्छा है अगर आपने इसको रिस्पॉन्स किया और ऐसे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है इस तरह की परीक्षाओं के लिए, ट्रेंडिंग मान के चलिए और ऐसे प्रश्नों पर अपना फोकस दिमाग जरूर लगाइए। ये दूसरा प्रश्न डन होता है। तीसरे पर आ जाइए। ये भी एक शानदार सा प्रश्न है, तो पार्टनरशिप का और आप में से जितने लोगों ने किया होगा सही में मैं मानूं तो अच्छा है कि अगर समय कम लगाकर आपने इसका सलूशन कर लिया तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो टाइम लगेगा। जैसे आप इस प्रश्न को सोचिए, उम्मीद करिए और हम बिना किसी इधर उधर के सोचे ही करने की कोशिश करें तो करने वाले कर लेंगे, ऐसी बात नहीं, 1.5 से 2 मिनट लगेगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे तो हम इसको बहुत जल्दी, मतलब हम विदिन 30 या 20 सेकंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा पहले क्वेश्चन को। ठीक है, पहले मत सोचा करिए किसी ने कहा आपको 5 सेकंड में हो जाएगा, तो 5 सेकंड में होता नहीं है। 5 विदाउट रीडिंग है कि विथ रीडिंग है, पहले सोचो। तो कभी भी विथ रीडिंग कोई बोल दे तो बड़ी बात है। हमने कभी भी कहा नहीं कि हम आपको 5 से 7 सेकंड में करा देंगे। हम जब कराएंगे तो आफ्टर रीडिंग हम 20 सेकंड 25 सेकंड लेंगे इसमें कराने में आपको। जैसे ABC 3 साझेदार हैं जो कि 5, 5 और 8 के अनुपात में निवेश करके एक व्यापार, एक साझेदारी शुरू करते हैं। ठीक है, यहां तक बातें कंफर्म हुई कि 3 पर्सन है, A है, B है और C है। तीनों ने एक साझेदारी में व्यापार किया। अनुपात में देखो, इस अनुपात में पैसे लगाए 5 5 8, मतलब A B ने बराबर लगाया, C ने थोड़ा ज्यादा हिस्सा लगाया। 1 साल बाद होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। 1 साल बाद A रुपए 4,900, मतलब 1 साल तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 साल बाद A ने अपने क्या किए 4,900 का अतिरिक्त निवेश कर दिया, एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, और B ने अपने 3,700 निकाल लिया। तो अब निवेश का जो अनुपात होगा वो निवेश का अनुपात बदल गया, मतलब यहां लाभ की बात ही नहीं की गई। निवेश का अनुपात 5:4:7 हो गया। मतलब आप देख रहे हैं कि यहां पर जो बढ़ाया है इसका भाग वही रह गया, जबकि इसने घटाया है तो इसका भाग घट गया और इसका भी भाग डाउन हो गया, क्योंकि उसने भी कोई परिवर्तन नहीं किया था। अब कहा शुरू में ए ने लगभग कितनी राशि का निवेश किया था, कितने पैसे लगाए थे, ये बताना है तो पार्टनरशिप, लेकिन प्योर पार्टनरशिप जैसा जनरेट होता है उस तरह का प्रश्न नहीं है। आप अगर देखेंगे भी तो यहां पर जो परिवर्तन हो रहा है वो 2 में ही हो रहा है। सी के परिवर्तन का भी कोई रोल नहीं है, और हिस्सा भी जो पूछा जा रहा है ए का ही हिस्सा उन्हीं दोनों में से पूछा जा रहा है। जैसे परिवर्तन कौन कर रहा है, ए कर रहा है, बी कर रहा है, सी कुछ कर रहा नहीं। हिस्सा किसका पूछा गया, ए में से और बी में से ही पूछा गया, सी का पूछा गया नहीं। तो सी की जिम्मेदारी या सी के रोल को आप चाहें तो इस प्रश्न से हटा सकते हैं। और व्यापार के बारे में इतना तो जरूर जान लो कि लाभ फिलहाल बांटना नहीं है, लेकिन पता रहे हम लोग को कि लाभ हमारा निवेश पर ही निर्भर करता है, और निवेश के लिए हमें पैसे और समय की कॉम्बिनेशन को सेट करना पड़ता है। मैं इसका सिस्टमेटिक तरीका देखो ऐसे भी बता दूं। जैसे एक प्रश्न आता है कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात इतना था, किसी की आय बढ़ गई
या किसी की आय घट गई तो उनकी आय का अनुपात इतना हो गया। एक उस तरह का भी प्रश्न है, रेशियो के जो मिश्रण टाइप के प्रश्न बनते हैं उस टाइप का भी प्रश्न है कि मतलब 5 और 5 का अनुपात था किसका, ए और बी का, और यह अनुपात क्या हो गया पता है, 5 और 4 का हो गया। सी का रोल ही मैंने खत्म कर दिया, सी से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब एक बात सोचो, इसने क्या किया है, इसने 4900 बढ़ाए हैं, 4900 बढ़, इसने 3700 घटाया है। मैं आपको बताऊं, अगर आप चाहें थोड़ा ट्रेडिशनल जाना चाहो ना तो ऐसे कर सकते हो। मानो इसकी इनकम 5x है, इसकी इनकम 5x है, 5x में प्लस 4900 कर दो, 5x प्लस 4900 और 5x माइनस 3700 तो बराबर 5/4 कर दो, x का मान आ जाएगा, 5 से गुणा कर दो तो उनकी आय पता, मतलब उनकी निवेश पता चल जाएगा। इसका दूसरा तरीका क्रिस क्रॉस तरीका होता है। कैसे किया जाता है सुनिए, इसको इससे गुणा किया जाता है, इसको इससे गुणा किया जाता है। आप इससे गुणा करने से पहले दोनों जीरो निकाल के बाहर रखे रहो, 100 से मतलब भाग किया है, थोड़ा आसान हो जाएगा। 4 9 36 होता है, 4 चौके 16 3 19 होता है। 5 से गुणा कर 5 7 35 होता है, 5 3 15 15 3 18 185 होता है। ये माइनस में था, ये प्लस में था। और इसके बाद फिर ध्यान दीजिएगा, 5 पचे 25 होता है, हाँ, और 4 पंचे 20 होता है। दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 का, दोनों का डिफरेंस 5 का है। इन दोनों का जब मैं डिफरेंस करने गया ना, इन दोनों का, तो डिफरेंस क्या योग हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब जोड़ेंगे तो 5 6 5 11 हो गया, 8 9 17 1 18 हो गया, 8 9 17 1 18, 1 1 2 1 3 हो गया, 38 1 है, और यहाँ पर कितना है, 100 है, 100 से गुणा कर दे, 38 100, किसका मान है, 5 का मान है। यही तुलना की जाती है, 5 बराबर 38 100 है, और अगर सोचो सही मायने में तो 5 ही पहले की निवेश है, तो 5 की ही वैल्यू हमने निकाला है, 38 100 इसका राइट सोल्यूशन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। यहाँ पर कभी कभी जैसे यहाँ पर जो डिफरेंस हमने किया था, लकली 5 आया है, हो सकता है 5 की जगह 2 आता तो 2 बराबर इतना लिखता, 1 बराबर आता तो 5 से गुणा करके इसका निवेश बता पाते, ये स्थिति थी। तो ऐसे करके इस टाइप के प्रश्न का सोल्यूशन आप कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपने समझा होगा, बढ़िया प्रश्न था और प्रोसेस बढ़िया है, तरीका भी मैंने सही बताया, बस अब मन लगा के आपको हल कर लेना है, ठीक है। अगले प्रश्न पर आइए। अब ऐसे प्रश्नों पर अगर आप सोचो कि हम बहुत स्मार्ट बन जाएं, जल्दी जल्दी करके फटाफट बता के निकल जाएं, तो भाई गलती मत करना, मैं सही तरीका इसका बता रहा हूं। जोड़ है सिंपल, देखो इसको 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 सबको जोड़ना ही है, जोड़ना ही है, और जोड़ देते हैं हम लोग, ऐसी बात नहीं है। जैसे जोड़ने गए जब हम लोग, तो मैं बता दूं, सिस्टमेटिकली लिख दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं, अगर आप चाहो तो थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। जैसे 7 है, यहाँ पर कितना है, 347.33 है, यहाँ पर क्या है, 3 3 4 7 है, 0.333 है। फिर देखो कितना है, 3 3 3 4 7 है, दशमलव कितना है, 3 3 3 3 है। एक बार पैटर्न से लिख लीजिए। अब चाहे तो आप एक प्रोसीजर जो आपका होता है, क्या पता है, हमने एक दिन वीडियो दिया था, आप लोग को याद होगा, कौन सा, डिजिटल सम का, उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। फिलहाल इसमें सोचो 3 हुआ, 3 3 6 हुआ, 3 3 6 3 9 है, और उसके बाद देखो 9 7 16, 16 की 6 हासिल 1 है, 4 1 5 है, 5 7 12 है, 12 7 19, 19 7 26 है, कि 6 हासिल 2 है, 4 2 6 है, 6 4 10 है, 10 4 14 है, 14 4 18 की 8 हासिल 1 है, 3 1 4 है, 4 3 7 3 10 की 0 हासिल 1 है, 3 3 6 1 7 है, 3 है। ये आपके पास 37,086.69 है, और इसको 50 से भाग करना है। 50 से भाग करने का मतलब देखो क्या है, ऐसे लिखा, 37,086.6963 है, 6963 है, और डिवाइड बाई अगर 50 है तो 50 को देखो दो तरीके से मैनेज कर लो। एक तो आप एक काम करो, इसको 2 से गुणा करके 100 बना दो, तो इसको भी 2 से गुणा कर दो, और 2 से गुणा होते ही बहुत स्पष्ट हो जाएगा। देखो ये 100 हो गया, और 100 होने से फायदा होगा, दशमलव सेट हो जाएगा, 2 प्लेसेस और इधर गुणा करो, 2 3 6, 2 6 12, 2 9 18 1 19, 2 9 18 1 19 की 9 हासिल कितना, 1, 2 6 12 1 13 की 3 हासिल 1, 2 6 12 1 13 की 3 हासिल 1, 2 8 16 1 17 की 7 हासिल कितना होता है, 1 1 हुआ, 2 7 14, 2 3 6 1 7 है। नीचे जैसे 100 है ना, तो दशमलव तो पहले से देखो 1 2 3 4 यहाँ लगा था, बट 2 प्लेस और शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, मतलब 741.473 733926। फिलहाल हमसे इससे बहुत मतलब नहीं है, हमको इतने से ही मतलब है, दशमलव के 2 स्थान तक 741.73 राइट सोल्यूशन होगा, डी ऑप्शन आप लगाइए, ये राइट सोल्यूशन इसका। तो चौथे प्रश्न का करेक्ट सम आपके सामने है, थोड़ा ध्यान से करिएगा, बहुत जल्दबाजी हड़बड़ाहट में ऐसे प्रश्नों को ना करिए कि सब कर लिए और आप गलत कर दो। जो कंपटीशन सही फाइट करते हैं ना, वो लोग अक्सर गलत कर देते हैं इस प्रश्न को, और जिनका वो नहीं बहुत तैयार होता कहते हैं हम पूरा इत्मीनान से यही समय आ रहा है, यही प्रश्न आ रहा है, अब इसी पर ध्यान देंगे, तो वहाँ वो गलती नहीं करते। फिलहाल गलती नहीं करिएगा, आसानी से ध्यान दीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपके पास एक अच्छा आया, एक समबाहु त्रिभुज आप सब जानते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती समबाहु है, का जो क्षेत्रफल है, एरिया
का संख्यात्मक मान जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसके परिमाप पेरीमीटर के संख्यात्मक मान का दुगना है, जो उसका पेरीमीटर है उसके संख्यात्मक मान का डबल है। उपरोक्त त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना है। ये देखिए हमने एक त्रिभुज बनाया जो कि आपका क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC। इसकी भुजाएं सब हमने ए मान लिया, करेक्ट। इसका एरिया क्या होगा बताएं, एरिया इसका क्या होगा, हमेशा आपको पता रहे √3/4 a वर्ग होता है एरिया किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है। इसके परिमाप की बात, ये तो एरिया हो गया। पेरीमीटर जानते हैं आप सभी लोग 3 × a, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब जैसे उसने कहा उस हिसाब से सेट कर दें कि क्षेत्रफल का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, संख्यात्मक मान है, इसके परिमाप के संख्यात्मक मान का दुगुना है, परिमाप के संख्यात्मक मान का डबल है। देखो ये हमने ऐसे लिखा √3/4 a वर्ग बराबर a परिमाप है, तो परिमाप का अगर जैसे डबल है ना, तो परिमाप को डबल कर देने से दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे हमारे पास 100 रुपए, आपके पास 50, मेरे पास आपसे डबल है ना, आप अपने में 2 से गुणा कर लो, मेरे बराबर हो जाओगे। यही स्थिति है कि अगर एरिया संख्यात्मक न्यूमेरिकली परिमाप से डबल थी, तो हम परिमाप को डबल कर दिए तो एरिया के बराबर हो गया। अब यहाँ से कंपेयर करें, क्योंकि उसने त्रिभुज का क्षेत्रफल रियलिटी में पूछा है, तो तभी जब बता पाएंगे जब a का मान अर्थात भुजा निकलेगी। और भुजा देखो निकाल देंगे हम लोग, ऐसी बात नहीं। पहले तो a खत्म कर दो, एक पावर खत्म हो गया। और यहाँ पर क्या है, 3 दूना 6 है, मतलब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए। यहाँ पर अपने पास √3/4 a है बराबर यहाँ पर 6 है, तो a का मान कितना हो जाएगा, 24/√3 हो जाएगा। 24/√3 a आपका क्या है, भुजा है। अब बहुत और मत सोचिए, अभी मतलब सोचे कि यही ताम झाम कर, नहीं, जाइए सीधा इस फार्मूले पर। क्या लिखा है, a बराबर √3/4 a², करेक्ट है। तो √3/4 लिखो और a² का मतलब इसी का डबल गुणा, 24 × 24 बटा √3 × √3, ऐसे लिख सकते हैं ना। यस, ये तो सिंपली 3 होगा, 3 × 8 = 24 होगा, 4 दूना क्या होगा, 8 होगा, 24 दूना क्या होगा, 48√3 होगा। 48√3 कहीं दिख रहा, हाँ 48√3 ऑप्शन नंबर सी है, यही इस प्रश्न का उत्तर है। तो ये 5वें प्रश्न का करेक्ट सम होता है। 5वां प्रश्न आप लोग उतारें, सही आंसर 5वें प्रश्न का 48√3 ऑप्शन नंबर सी द राइट सोल्यूशन, करेक्ट। यस, आगे बढ़ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक अपना देखिए क्या है, ये क्वेश्चन को पढ़िए। 15245 फैक्टोरियल लगा है। फैक्टोरियल मतलब क्रम गुणित, जानते हैं, इसके बारे में मैंने बताया कि अनुगामी मतलब उसके अनुक्रम में आने वाले, जो उसका प्रसार है उसके आने वाले अंत में शून्यों की संख्या आपको बतानी है। कभी भी देखिए शून्य की संख्या किस पर निर्भर करती है, कई बार आप इस पर डाउट में आते हैं, लेकिन ध्यान देंगे तो क्लियर होगा। शून्य की संख्या हमेशा किसी भी गुणनफल में 2 चीजों पर निर्भर करती है। किस पर, पहले 2 चीज से पहले एक चीज जानिए, एक चीज पर निर्भर करती है। किसी भी संख्या में अगर 10 का गुणा नहीं है तो शून्य नहीं आएगा उसके अंत में। और 10 का गुणा होने का मतलब 1 2 आए 1 5 आए, अर्थात 2 और 5 का एक जोड़ा है। तो कभी भी किसी संख्या के प्रसार में जो गुणनखंड के रूप में, गुणनफल के रूप में है, अगर 2 और 5 का जोड़ा नहीं है, पेयर नहीं है, तो शून्य आना बिल्कुल नामुमकिन है। शून्य तभी आएगा जो 2 और 5 का जोड़ा आएगा, और 2 और 5 के जोड़ों की संख्या के बराबर ही शून्यों की संख्या होगी। यही तय कर लीजिए, समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। अब मैं इसको जो बता रहा हूं ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि जब भी कभी इस टाइप का प्रसार हो, इस टाइप का प्रसार, तो इसका पहले तो फैक्टोरियल फॉर्मेट देखिए, समझिए, आपको पता होगा कि n फैक्टोरियल क्या होता है। n × n-1 n-2 ऐसे बढ़ते चले जाएं, गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। उसी क्रम में भी है, लिखा है 15245 है। 15245 को भी इसी टाइप से हम प्रेजेंट करेंगे। ये है 15245 इंटू, उसी तरह से एक कम होगा 15244 होगा, ऐसे घटते चले जाएगा और अंतिम में 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा। ऐसे प्रसार के अंत में शून्यों को पता करने के लिए हम 2 और 5 के जोड़े चेक करते हैं, और 2 और 5 के जोड़े हमेशा मिनिमम अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करते हैं। मतलब 2 कितनी बार आएगा गुणनखंड के रूप में और 5 कितनी बार आएगा गुणनखंड के रूप में, वही जोड़ों को डिफाइन करने के लिए कैपेबल होता है। तो और 5 और 2 के, जैसे मान लो किसी एक गुणनफल में या गुणनखंड में अगर आप कह दो कि 2 की संख्या आई 10 बार और 5 की संख्या आई 4 बार, तो तय है कि ये 4 बार अवेलेबल है, 10 बार अवेलेबल है, तो जोड़े कितने बनेंगे, 4 ही बनेंगे, मतलब 4 पेयर ही बनेंगे। हमेशा जोड़े मिनिमम अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करते हैं। तो हमेशा ऐसे प्रसार में आपको ये पता करना होता है कि 5 एज ए फैक्टर कितनी बार आए। जैसे अगर आप हमसे एक प्रश्न पूछ लो कि सर अगर इस तरह का कोई प्रसार है, इस पूरे प्रसार में 5 के गुणनखंडों की संख्या बता दो कि 5 एक गुणनखंड के रूप में कितनी बार उपलब्ध है। इसका तरीका बहुत ही आसान होता है। इसका तरीका ये होता है कि आप जो अंतिम संख्या है सबसे बड़ी 1 5 2 4 5, इसको 5 से भाग करो। 5 से किया भाग, ध्यान से देखिएगा, जब हमने 5 से भाग किया, ऐसे करते हैं,
हमने 1 5 2 4 5 को 5 से भाग किया तो बार कितना गया, 5 तियां 15, 5 चौके 20, 5 9 45, इतना हो गया। जो बार गया उसको फिर 5 से भाग करें, 3049, इसको 5 से भाग किया, 5 छंगे 30 और 5 9 45 होता है। फिर 609 आया, इसको फिर 5 से भाग करें तो 5 1 है, 5 दूना 10, 5 1 के 5, 121 हो गया। चेक कर लीजिए, 5 1 के 5, 5 दूना 10, 5 फिर 121 को 5 से भाग करें, 121 को 5 से भाग करें, 20 पंचे 100 हो, नहीं आप लिखो कितना, 5 दूना 10 होता है, 5 चौके 20, 24 पंचे 120 होता है। 24 को 5 से भाग किया, 5 चौके 20 होता है। अभी जब तक ये भाग देखो तब तक प्रोसेस था जब तक बार 5 से बड़ा होता था। अभी जब बार जैसे ही 5 से बड़ा अर्थात भाजक से छोटा हुआ तो समझ गए कि बार तो जाएगा नहीं, यहीं पर रुक जाएंगे और जितने लोग आए हैं, जितने मान आए, सबको जोड़ देंगे। सबको जोड़िए, ये 24 4 28 है, ऐसे जोड़ देते हैं। 24 4 28 है, 28 अगर इसमें जुड़ेगा तो कितना होगा, 8 1 9, 149 होगा। 100, अब देखो अपने पास जोड़ने को क्या क्या है, 3049 है, 609 है और 149 है। ठीक है, 9 9 18 9 27 के साथ हासिल 2 है, 4 2 6 6 4 10 है, शून्य हासिल 1 है और 6 7 1 8 है, 3807 है। 3807 5 के गुणनखंड आएंगे और जितने 2 के हमें गिनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 2 के गिनने की जरूरत नहीं है, जितने गुणनखंड आए उतनी ही यहाँ पर अंत में शून्यों की संख्या आएगी। ऑप्शन नंबर सी है। इसका डिटेल चैप्टर ही मैंने पढ़ाया है, आप उसको देख लो तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसको अगर हमें समझाना है ना तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं पूरी क्लास एक लूँ, तब आपको यहाँ तक पहुँचाऊँ। जैसे जो मेरा नेचर है पढ़ाने का, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। फिलहाल इतने तक में आप में जो समझदार हैं समझ गए होंगे। क्लियर है, आगे बढ़ता हूँ। 7वां नंबर देखिए क्या है, दो संख्याओं का मासा या सीएफ 31 है। मासा क्या होती है, वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई दोनों संख्याओं को या तीनों संख्याओं को या चार, ये जितनी संख्या दी गई है सबको पूर्णतः विभाजित कर दे। अगर हमने एचसीएफ इसका सोचा या दिया गया है कितना है, 31 है, तो 31 इन दोनों संख्याओं के बराबर हो सकता है। मतलब जो सबसे, जैसे इसमें क्या होता है नियम ना कि जो यह 31 अगर एचसीएफ है तो यह कंप्लीटली दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देगा। विभाजित करने वाला नंबर हमेशा या तो बराबर या तो छोटा होता है, कभी भी इन दोनों संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता है। कह रहा अब उनके जो लासा हैं, लासा एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। अब इसने कहा है उनके जो लासा है लघुत्तम समापवर्त है कि दो अन्य भाजक, उनके दो अन्य फैक्टर, एक 14 है दूसरा 15 है। अब आपसे पूछा कि उनमें बड़ी संख्या बताओ। याद रखिएगा जो मासा होता है दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देता है, उनके लासा को भी पूर्णतः विभाजित कर देता है और संख्याएं भी लासा को पूर्णतः विभाजित करती है। अब जैसे हमसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो लासा के दो, अब दो यहाँ पर अन्य भाजक जो है 14 और 15 थे, तो आप ध्यान रखना कि आपको जैसे बड़ी संख्या अगर निकालनी है तो बड़ी संख्या निकालने के लिए तो आपका मासा ही भाजक है, 31 ले लें और 31 का 15 से गुणा कर दें। 15 के 15, 15 तियां 45 एक 46, 465 हो गया। 465 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा। बड़ी संख्या पूछा है ना, तो डी ऑप्शन 465 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग देख लें, कंफर्म कर लें। कोई समस्या किसी के मन में हो तो जरूर हमसे कहें, आपके कमेंट्स भी दिख रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। तो आइए हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। लिखा है कि सोना पानी से 17 गुना भारी है। सोना पानी से वेट में 17 गुना, सोने और पानी की तुलना की जा रही है। वैल्यू के हिसाब से नहीं किया गया, नहीं तो कुछ और ही बताता मैं कि पानी मूल्यवान है कि सोना, आप बता सकते हो कमेंट करके। लेकिन यहाँ पर वेट के हिसाब से बताया गया कि सोना पानी से 17 गुना भारी है और वही सोना तांबे से 9 गुना भारी है। मतलब उसी सोना की तुलना की जा रही है कि पानी से तो वह 17 गुना भारी है लेकिन तांबे से 9 गुना भारी। आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर लिखा है किस अनुपात में धातुओं के मिश्रण को मिलाया जाए कि ताकि वे दोनों मिलकर पानी से 12 गुना भारी हो जाए। ये आपसे पूछा गया है। आइए हम लोग इसको समझते हैं तो बहुत ही ईजिली हम लोग डिसाइड कर सकते हैं और इसका एक पैटर्न हम ऐसे बना देते हैं। हमने देखा कि ये जो सोना है ये बेचारा एक बार पानी से कंपेयर कर रहा अपने आप को, एक बार तांबे से कर रहा है, मतलब यही मीडिएटर है। अब हमसे इसको, इसलिए हम लोग यहाँ पर दो चीज लिखेंगे, एक तो पानी लिखेंगे और दूसरा तांबा लिखेंगे, क्योंकि कंपैरिजन किसका हो रहा है, सोने का हो रहा है। किससे हो रहा है, एक बार पानी से एक बार एक बार पानी से एक बार तांबे से। कह रहा है हम इनको किस मिश्रण में, किस अनुपात में मिला दें कि वे पानी से 12 गुना भारी हो जाएं, मिलकर पानी से क्या हो जाएं, 12 गुना भारी हो जाएं। करेक्ट है, मैं करके दिखाता हूं, देखिएगा अभी लोग। पानी से कितना गुना भारी, 17, और तांबे से कितना गुना भारी, 9। कह रहा किस अनुपात में मिला दें कि वह पानी से कितना हो जाए, 12 गुना भारी हो जाए। बस एलिगेशन इस समय प्रक्रिया एकदम काम करेगी। एलिगेट कर दें
इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, भाई 12-9 का डिफरेंस 3 और 12-17 का डिफरेंस 5, 3 और 5 का रेशियो बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। 8वें क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लें, सही हल है, सही सोल्यूशन है, आप सभी लोग उतार सकते हैं। तो 8वां प्रश्न आपका डन होता है। क्लियर, आगे बढ़िए। 9वें पर आइए। एक घड़ी विक्रेता, एक घड़ी का जो दुकानदार है, उसने क्या किया कि विक्रेता क्रमशः 15% और 20% की दो क्रमिक छूट के बाद 45,220 रुपए में घड़ी बेचता है। ठीक है, अंकित मूल्य क्या है? ये बहुत आसान प्रश्न है, बस केवल थोड़ा न्यूमेरिकल भले ज़्यादा हो सकता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। जैसे हम घड़ी खरीदने जाएं तो एक दो तरह की छूट होती है, आपको पता है, फ्लैट डिस्काउंट। उसने कहा कि भैया 15% हम छूट देते हैं। हमने कहा नहीं, आपके यहाँ हमने सुना है कि क्रमिक छूट होती है। तो क्रमिक छूट को पहले दिमाग में सेट करिए। क्रमिक छूट का मतलब होता है कि एक बार कोई सामान का दाम घटे और जो वैल्यू बनकर आए अपडेटेड मान, उस पर फिर से अगला डिक्रीज लगाया जाए। मतलब ऐसा नहीं कि शुरू में ही हम, जैसे हमारे दिमाग में चले कि हम 15% और 20% जोड़ दे 35% छूट हो गई, ऐसी बात नहीं होती है। वह डायरेक्ट बेस पर नहीं लगाया जा रहा है। पहले आपने देखा कि जो उसका दाम उसने बताया उस पर 15% की छूट लगाया, 15% के बाद जो दाम अपडेट होकर आया उस पर फिर 20% लगाया। इस प्रकार से घड़ी का दाम जो अपडेटेड आया वो 45,220 आया। अब हमसे पूछा घड़ी का अंकित मूल्य क्या था, तो आइए देखते हैं, समझते हैं। 15% को हम लिख क्या सकते हैं बताइए? 5 या 15, 5 बिसा में 100। 20% को क्या लिख सकते हैं? 1/5, क्योंकि 20 पंचे 100 होता है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि इसका अंकित मूल्य लिखिए, इसका सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य लिखिए। हमने कहा यदि अंकित मूल्य 20 था तो 20 में 3 घटेगा तो कितना होगा? 17 होगा। इसी प्रकार से यदि अंकित मूल्य 5 है तो 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब आपने देखा कि उस घड़ी को उसने कितने में बेचा इतनी छूट के बाद? यही विक्रय मूल्य होगा ना। यह मान आपका 45,220 रुपए है। 45,220 रुपए है। हम लोगों से घड़ी का अंकित मूल्य पूछा गया, इस मान को हमको कैलकुलेट करके बताना है। इस मान को दिया है, इस मान को पूछ रहा है। करेक्ट। तो 17 चौके 68 दिया है, 17 गुणे 4 दिया है और हमसे 20 गुणे 5 पूछ रहा है। 20 गुणे 5 पूछ रहा है। आइए कैसे सोल्यूशन करेंगे इसका, ध्यान से देखिएगा। डिवाइड करिए इसको सबसे पहले। 17 दूना 34 होता है, 34 और कितना कर दे? 11 45 होता है ना। फिर 11 हुआ तो 1 2 17। अब 17 से हम इसको डिवाइड कर दे प्रॉपरली। 17 सत्ते 119, 17 छक्के 102 होगा। फिर 17 छक्के 102 होगा मेरे ख्याल से, 0 कर दीजिए। अब 4 से इसको डिवाइड, एक बार चेक कर लीजिए मैंने सही किया गलत। 17 दूना 34, 34 11 45, 1 1 2, 17 छक्के 102, 102 के बाद 10 बचेगा, फिर 2 आया, 17 छक्के 102 मैंने करेक्ट किया है। 4 से भाग कर दीजिए, 4 छंगे 24 होता है, 2 6, फिर 4 छंगे 24, 4 पंजे 20, 665 हो गया। इसको 100 से गुणा कर दें। 665 के बाद 2 जीरो लगा दें, 66,500। 66,500 रुपये उसका प्रिंटेड प्राइस था जब हम खरीदने गए। तो उस समय इतना प्रिंट था, फिर उस पर 15% की छूट हुई, फिर उस पर 20% की छूट हुई। इस तरह से उस घड़ी का मूल्य 66,500 रुपये बनकर आया था। तो 9वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपने देखा कि डी ऑप्शन दिया है। आप सभी लोग उतार सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़िए। अब देखिए एक और बढ़िया क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है अक्सर आप लोगों से, और इतना थ्योरी लिखा है कि कंफ्यूज होंगे। ये पूछा गया ही प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। परवेज जो है टाउन ए से संबंधित है, मतलब टाउन ए का रहने वाला व्यक्ति है परवेज ए, और गौतम जो है टाउन बी से संबंधित है। गौतम जो है टाउन बी से रहने वाला व्यक्ति है। वहां पर परवेज रहते हैं और यहाँ पर कौन रहता है? गौतम रहते हैं। करेक्ट है। अब देखिए वे एक ही समय, मतलब सुबह का कोई एक समय तय कर ले, इतने बजे कोई एक समय तय कर ले, एक ही मार्ग से, एक रास्ता है यहाँ से यहाँ तक का, चाहे इधर से इधर जाओ चाहे इधर से इधर आओ, बात एक ही है, मतलब रास्ता एक ही है। ठीक है, एक ही मार्ग से एक दूसरे के शहरों की ओर, मतलब ये अपनी तरफ इधर बढ़ता है, इधर बढ़ता है, अपनी यात्रा शुरू करते हैं। शुरू कर दिया, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। वे रास्ते में कहीं मिलते हैं। जाहिर सी बात यहाँ पर एक समय ऐसा आएगा जब परवेज और गौतम एक दूसरे को मिलेंगे। इधर मुबान है, इधर मुबान है, मिलते हैं और अपनी यात्रा को, जो फिर रुकते नहीं हैं, मिल गए, हाय हेलो किया, ऐसे ऐसे दिखाए हाथ, तो उसके बाद निकल लिए। वो अपनी तरफ निकल लिए, वे अपनी तरफ निकल लिए। करेक्ट है। गौतम से मिलने के बाद परवेज को गंतव्य तक पहुंचने में, जहां उसे पहुंचना है, 12 घंटे लगता है। करेक्ट है। परवेज को गंतव्य तक पहुंचने में 12 घंटे लगता है, जबकि गौतम को परवेज के शहर तक पहुंचने की, इसका मतलब है इसके शहर तक पहुंचता है, इसके शहर तक पहुंचता है। करेक्ट है, 3 घंटे लगते हैं।
यदि प्रवेश 60 किलोमीटर, जो प्रवेश की गति थी वो कितनी थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो हमसे पूछा कि गौतम की गति बता दो, गौतम की गति बता दो। इस समय जैसे आपने देखा कि आप दो दोस्त थे, एक दूसरे अलग अलग शहरों में रहते थे, एक दूसरे को मिलने के लिए आपने अपनी अपनी गतियों से एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ किया। आपका उद्देश्य मिलना नहीं है, आपका उद्देश्य उनके उनके शहर पहुंचना है। आप चाहते हैं उनके शहर पहुंच जाए और चाहते हो आपके शहर पहुंच जाए, ये स्थिति है। आप एक दूसरे को कहीं बीच में अलाइन करेंगे अपनी अपनी गतियों से चलते हुए, मिले, हाय किया, ऐसे निकलते चले गए। आपको पहुंचने में किसी को 12 घंटे लग रहा है, किसी को 3 घंटे लग रहा है। स्थिति ऐसी केस में अगर हम चालों और समयों को रिलेट करें तो उसका एक बहुत ही आसान तरीका होता है, लिख लो b1/b2, b मतलब वेलोसिटी अर्थात स्पीड कह सकते हैं, बराबर रूट में जाइए और t2/t1 करो, उल्टा कर दीजिए, बस हो जाता है। b1 के साथ जैसे मान लो अगर हम इसकी गति को b1 कह दें, इसकी गति को हम b1 कह दें और इसकी गति को हम b2 कह दें, तो अब जो समय लगेगा, जैसे सीधी सी बात भाई, इसको समय लग रहा था t1, इसको समय लगेगा t2, क्योंकि चालें जो होती समय के व्युत्क्रमानुपाती होती, उसी रिस्पेक्ट में हमने सेट किया है। अब जैसे मान लो इसकी चाल कितनी है, 60 है परवेज की, हमें गौतम की चाल नहीं पता है, गौतम की चाल को चलो हमने x या b2 रखा। समय कितना लगता है, देखिए अब यहाँ पर जैसे गौतम से मिलने के बाद परवेज को गंतव्य तक पहुँचने में कितने समय लगते हैं यहाँ पर बताइए, 12 घंटे, जबकि गौतम, अब देखो हमने जब यहाँ परवेज का रखा है तो यहाँ गौतम का समय हो, और यहाँ पर अगर हमने गौतम को रखा है तो यहाँ परवेज का समय हो, 3/12 हो गया। अब उसकी स्पीड देखिए हम निकाल सकते हैं, पहले 3 1 3 3 चौके 12, अर्थात हम लिख सकते हैं कि 60/b2 बराबर √1/4 अर्थात 1/2 हो गया, तो b2 बराबर 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये उसकी स्पीड है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, और बहुत सारे लोगों ने देखिए किया भी है, तो अच्छा प्रश्न था, ए ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है। सभी लोग इस 10वें प्रश्न को करेक्ट करें, सॉल्व करें और आगे बढ़ चलें। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखते चलिए, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ हमें, ठीक है। अगला प्रश्न आता है अपने पास, एक समचतुर्भुज है जिसे हम अंग्रेजी में रोम्बस कहते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। एक समचतुर्भुज है कि एक भुजा 37 सेंटीमीटर है, भुजा कितनी है, 37 सेंटीमीटर है, इसका जो क्षेत्रफल है 840 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो ऐसे है अपने पास, ये एक रोम्बस है, इसकी भुजाएं, जैसे उसने हमको कंफर्म कर दिया कि भाई एक चीज़ और दिमाग में रखो कि समचतुर्भुज अगर रोम्बस है तो उसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यहाँ पर स्थिति होती है। फिलहाल इतना जाना डीप जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूर जान लें कि इसका जो एरिया होता है 1/2 गुणे d1 गुणे d2 होता है, अर्थात विकर्णों के प्रोडक्ट का आधा ही इसका क्षेत्रफल होता है। समचतुर्भुज की भुजा हम लोग को दे रखा है, भुजा मतलब यहाँ पर एल लेंथ हमको 37 दिया है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है 840 है, तो इसके विकर्णों की लंबाई का योग बताना है हम लोग को, इसके विकर्णों की लंबाई का क्या बताना है, योग बताना है। चलिए कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले ध्यान से सोचिए, अगर इसके विकर्णों की बात किया जाए, इसका विकर्ण एक d1 कर दें, एक d2 कर दें, भाई इस हिसाब से चले तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 गुणे d1 d2 हमको पता ही नहीं है, एरिया की जगह पर हम लिख दें कितना, 840 बराबर 1/2 गुणे d1 गुणे d2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 0 2 चौके 8, 2 8 16 बराबर d1 गुणे d2। हमने विकर्णों के प्रोडक्ट को कर दिया तो 1680 आ रहा है, d1 इंटू d2 आपके पास 1680 है। अब आपको जैसे इसने कहा कि विकर्णों की लंबाइयों का योग बताओ, तो d1 प्लस d2 हम लोगों से पूछा है, d1 प्लस d2 हम लोगों से पूछा है। कुछ बातें आपको कंफर्म करनी चाहिए, क्लियर करनी चाहिए कि यहाँ पर हमको दिया क्या है, ठीक है। एक तो हमने ये देख लिया कि आप लोगों ने जैसे सोचा कि यहाँ पर ये सेंस है अपने पास 1/2 d1 इंटू d2 बराबर 840 कर दिया, तो d1 d2 का प्रोडक्ट तो 840 है ही है। लेकिन इसके साथ साथ अगर सोचो कि यहाँ पर रिलेशंस इनके कैसे होते हैं, जैसे हम सबको पता है कि d1/2 होगा और यह d2/2 होगा, कैसे बताइए। हमने कहा ना कि विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये कन्फर्म होना चाहिए। ऐसी केस में आपने जैसे पाइथागोरस का नियम पढ़ा होगा, तो मैं श्योर कर दूं कि आपको पाइथागोरस के नियम में जो 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण होता है, इसका जो स्क्वायर होगा ये d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। 37 का वर्ग कर दें तो 37 का वर्ग आप जान लो कि ऐसे लिख दो, 37 और 37, 7 सते 49, 3 सते 21, 3 सते 21 21 42 और 3 तियां 9, इन 9 कर दें, 42 4 46 की 6 हासिल 4, 9 4 13, 1369 हो गया। 1369 बराबर d1 स्क्वायर अपान 4 प्लस d2 स्क्वायर अपान 4। तो इस हिसाब से यहाँ पर 4 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि हम लिख सकते हैं इसको
कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अगर दोनों में है तो 4 से गुणा करें, 4 9 36, 4 छंगे 24, 24 3 27 के साथ हासिल 2, 4 3 12, 2 14 की 4 हासिल 1, 4 1 के 4, 4 1 5, 5400 कितना हो रहा है 76। इस हिसाब से हमने इसकी वैल्यू निकाल दी। अब इतनी दो वैल्यू अपने पास हैं, इतनी दो वैल्यू अपने पास हैं। अब आगे हम लोग बढ़ करके और भी प्लानिंग हम लोग कर सकते हैं। जैसे क्या कर सकते हैं बताइए? एक कर सकते हैं कि जैसे आपको ये पता करना है, मैं इसकी कर दूं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड का मतलब होगा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस d1 d2, ये है। तो एक इसका होल स्क्वायर, पता है इसका स्क्वायर हमने कर दिया है, करेक्ट। तो अब जब इसको जोड़ेंगे हम लोग, देखिए d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू देखिए अपने पास ऑलरेडी कितना है 54 76 है, हाँ, प्लस 2 गुणे d1 d2, तो d1 d2 का मान 1680 है, 2 से गुणा करिए, 2 शून्य शून्य, 2 अठे 16 की 6 हासिल 1 हुआ, और 2 छंगे 12, 1 13 की 3 हासिल 1 हुआ, 2 1 के 2, 2 1 3 हुआ। अब जोड़िए थोड़ा सा, 6 हुआ, 7 6 13 की 3 हासिल 1 हुआ, 4 3 7 1 8 है, और 5 3 8, 88 88 36 है। 88 36 किसका मान है बताएं? d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर है, करेक्ट है। तो d1 प्लस d2 कितना हो जाएगा? इसका वर्गमूल होगा 88 36 का। अब 88 36 के वर्गमूल के लिए आपको सोचना है, अंत में देखो 6 है तो कन्फर्म है कि अगर हम इसका वर्गमूल करेंगे तो अंत में 6 है, तो अंतिम में या तो 6 आएगा या तो 4 आएगा। 6 तो कहीं है नहीं, तो दोनों ऑप्शंस नहीं होंगे। अब इन्हीं दोनों में डाउट है कौन होगा। इसका तरीका ये होता है कि अंतिम के 2 डिजिट ले लीजिए। अब 6 के लिए या तो 4 या तो 6, बचा संख्या क्या है? 88 है। एक संख्या सोचिए जिसका वर्ग 88 हो या उससे कम हो। तो 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है, तो 9 ही परफेक्टली सेट होगा। 9 सेट हो रहा है और 4 ही ऑप्शन में है, तो 9 4 अर्थात 94 इसका राइट सोल्यूशन होगा। 94 लगाइएगा, इस प्रश्न के लिए करेक्ट सोल्यूशन होगा। मतलब ये ठीक ठाक प्रश्न है, अगर इसको सोचो तो आपको दिमाग से सेट करना पड़ेगा इस प्रश्न को, इसके लेवल को समझना होगा, और इस लेवल से आप इसको अच्छे से समझ करके इस प्रश्न को सॉल्व करिए। आंसर आपका मैच कराना है, 94 इसका राइट सोल्यूशन है। 11वां प्रश्न आपका डन होता है, करेक्ट है। अब आ जाते हैं 12वें पर। 12वां देखिए प्रश्न क्या है। एक थोक विक्रेता है, मतलब जो खूब सामानों को इकट्ठा खरीदता है और बेचता है। एक जल शोधक 40% की हानि पर बेचता है। थोक विक्रेता है जो कि जल शोधक को 40% की हानि पर बेचता है। मतलब 4 में खरीद, अभी मैं बताता हूं, इसको समझिएगा। फिर उसके बाद यदि विक्रय मूल्य में 125 रुपए की वृद्धि कर दी जाए, मतलब जो बेचता था जिस दाम में, उसमें अगर उसने 125 रुपए बढ़ा दिए, तो फिर क्या होता है? थोक विक्रेता को 10% का लाभ होने लगता है, उसे 10% का प्रॉफिट होने लगता है। जल शोधक का क्रय मूल्य हमको बताना है। बड़े आराम से देखिए कंपेयर कर सकते हैं। जैसे 40% की हानि पर बेचना मतलब क्या होता है? 40% की हानि मतलब 2/5 पहले लिखिए। अर्थात कोई सामान अगर हमने 5 में खरीदा है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो हमारी सेलिंग प्राइस क्या होगी? भाई हानि में बेच रहे हो तो 5 में 2 कम कर दो, कितने में बेच रहे हो? 3 में बेच रहे हो। फिर देखो, मतलब इतने में खरीदते थे, इतने में बेचते थे। अब फिर कहा है कि अगर विक्रय मूल्य में जो वृद्धि हो इससे पहले सोचो। कह रहा कि यदि उस थोक विक्रेता ने उसे 125 रुपए बढ़ाकर बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10, अर्थात 10 का सामान 1 बढ़ करके कितना हो जाएगा? 11। अब मैं चाहता हूं, अब इसको समझिएगा आप सभी लोग, 10 का सामान 1 बढ़ करके कितना हो गया? 11। अब मैं चाहता हूं कि पहले तो क्रय मूल्य दोनों बराबर कर ले तो कंपेयर करना आसान हो जाए। यहां 5 था, यहां 3 है। हम अगर इसको इसके साथ बराबर करना चाहें, खरीद दाम के साथ, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा और आसान हो जाएगा अगर हम इसको 2 से गुणा कर दें। 2 से गुणा करते भैया, ये 5 दूना 10 हो गया और ये 2 तियां 6 हो गया। ये तो अपना एज इट इज है, 10 और 11। अब आप इसका कंपेरिजन कर लीजिए, कंफर्म हो जाएगा। कैसे? इन दोनों का अंतर, ये पहले का विक्रय मूल्य था, भाई क्रय मूल्य हमने बराबर कर दिया दोनों को। पहले का विक्रय मूल्य था, ये आपका हो गया। कितना फर्क आ रहा है? 5 का, अनुपात में है 5 का। तो रियलिटी में कितने का है? 125 का। 5 बराबर 125 कर दीजिए, 1 बराबर 25 कर दो। और क्या पूछा है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या था? 10। तो 10 बराबर क्या हो जाएगा? 250। 250 होगा। राइट सोल्यूशन है कहीं? हाँ, पहला ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका 250 है। उस जल शोधक का क्रय मूल्य जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में दिया गया है। बहुत ही अच्छे से कंफर्म कर लीजिए। 13वें पर आइए। क्वेश्चन देखो क्या है। यस विवेक से दुगुना सक्षम ड्राफ्ट मैन है। ड्राफ्टिंग जानते हैं आप लोग, ड्राफ्ट बनाना होता है। तो यस जो है कैपेबल है मोर देन 2 टाइम्स ऑफ द विवेक। विवेक की कंपैरिजन में डबल स्किल्ड है, मतलब कुशल है। जैसे आपसे अगर हम कोई काम कहें करने को, मैंने कहा कुछ प्रश्न हल करो, आपने कहा मैं 1 घंटे में 10 करता हूँ। दूसरा कोई लड़का है जो 1 घंटे में 20 करता है।
एक यूनिट समय में किया गया कार्य ही आपकी क्षमता होती है। तो जो 20 करेगा उसकी क्षमता ज़्यादा है, जो 10 करेगा उसकी क्षमता कम है। यही प्रश्न है। यश विवेक से दुगुना सक्षम ड्राफ्टमैन है, मतलब उनकी जो क्षमता का जो रेशियो है, जैसे गाड़ियों के चलने की जो दर होती है उसी तरह से आदमियों के करने की दर होती है, जिसे क्षमता कहते हैं। यश और विवेक 2 पर्सन है। क्या रेशियो है बताइए? इनका जो रेशियो है 2:1 है। यश विवेक से दुगुना सक्षम है 23 दिनों में। अब देखो दोनों मिलते हैं, मिलकर एक काम करते हैं और कितने दिन में कर लेते हैं? 23 दिन में कर लेते हैं। 23 दिनों में उस कार्य को समाप्त करते हैं। अगर इसी काम को मैं विवेक से अकेले कराऊं, देखो ये क्षमता बताता है कि एक दिन में यह 2 काम करेगा, 1 काम करेगा। दोनों अगर मिल जाए तो एक दिन में कितना करेंगे बताइए? 3 काम। 3 काम मतलब उनकी क्षमता कंबाइन होके 3 होगी। एक दिन में वो लोग 3 काम करते हैं, तो एक दिन में 3 काम करते हैं और पूरे काम को उन लोगों ने 23 दिन में किया। पूरे काम को 23 दिन में किया तो टोटल वर्क कितना हुआ? टोटल वर्क जो होगा वो 3 गुणे 23 होगा, मतलब 69 होगा। दैट इज द टोटल वर्क। ये पूरा काम हो गया। अब इसी काम को कहा गया है कि विवेक से अकेले करवाना है। विवेक से अकेले करवाना है। जिस विवेक की एक दिन में 1 काम करने की इफिशियंसी है और 69 काम का चैलेंज उसके सामने मैंने रख दिया, तो 69/1 कर दें, वह केवल 69, मतलब यहाँ पर इस प्रश्न में क्या होगा? यहाँ पर वह 69 दिन लगाएगा कार्य को पूर्ण करने में। विवेक अकेले करेगा तो। आया प्रश्न? यस। 13 नंबर डन होता है। आइए अब 14 पे चलते हैं, 14 पर। ये आसान प्रश्न अब तक का मिला हम लोगों को। 3 है, 4 है, 9 है, चौथा समानुपातिक या अनुपातिक पद पूछा है। 4 पद समानुपाती कब होते हैं? जब बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर हो। कैसे होगा? 3 गुणे x कर दो बराबर 4 गुणे 9 कर दो। 3 तिया 9 होता है, ठीक है। x बराबर 4 तिया 12 होता है। तो 12 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी 12 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। आप लोग 14 नंबर नोट करिए। अब बढ़ते हैं आगे 15 पर। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में अपने आप की 2 गुनी हो जाती है, मतलब 1 रुपये लगाइए डबल हो जाए। कितने साल में? 15 साल में। समान ब्याज दर पर वही अपने आप की 256 गुनी कितने समय में हो जाएगी? इसके लिए बहुत आसान तरीका होता है। यहाँ लिखिए गुना, यहाँ लिखिए समय। चक्रवृद्धि ब्याज का जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप लिखो गुना और क्या लिखो? समय। कैसे बताइए? मैंने कहा कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में अपने आप की 2 गुना हो जाती है। 15 वर्षों में अपने आप की क्या हो जाती है? 2 गुना। अर्थात समझिएगा, अर्थात अगर यहाँ पर 2 गुना हुई है कितने समय में? 15 गुने में, 15 वर्षों में, सॉरी 2 गुना हुई है 15 वर्षों में। अब कह रहा है कि वह चाहता है कि 2 गुने से काम नहीं चलने वाला उसका, वह 256 गुना बनाना चाहता है। 256, भाई गुना समझ रहे ना आप लोग? 1 रुपए थे 2 हो गए, ब्याज 1 रुपये बढ़ा और कितना समय लगा? 15 वर्ष लगा। हम चाहते हैं कि 2 गुना ना रह जाए, ये 256 गुना हो जाए। कितना समय लगेगा? यही पूछा गया आप लोगों से। तो आप ऐसे में जब भी कभी ऐसा प्रश्न आए तो जैसा मैंने आपको बताया, गुना लिखो, समय लिखो। 2 गुना 15 साल में, 256 गुना कितने साल में? तो सबसे पहले 256 को इसी बेस पर लिखने की कोशिश करो। 2 की क्या पावर लगा दे कि 256 हो जाए बताइए? 2 की पावर हम सबको पता है कि 2 की पावर जैसे अगर 2 करें 4, 3 करें 8, ऐसे हम लोग को क्लियर। 2 में कुछ चीज़ें तैयार कर लीजिए। 2 की पावर 3 पर 8 होता है, 4 पर 16 होता है, 5 पर 32 होता है, 6 पे 64 होता है, 7 पे 128 होता है, 8 पे 256 होता है। हमने लिखा 2 की पावर 8। अब इस पावर को इस 15 से गुणा कर दे, 15 8 120, 120। मतलब किसी भी हालत में जो आपकी नेक्स्ट गुने की डिमांड है उसको इसी के बेस पर लिखना है। ऐसा लिख दो कि जो भी पावर आए, पावर को इसके समय से गुणा कर दे, 120 साल लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सोल्यूशन होगा। तो 15वां प्रश्न आपका डन होता है। 120 इस प्रश्न के लिए करेक्ट सोल्यूशन आपके सामने है। आई बात समझ में? एकदम क्लियर कर लीजिए। 15वां क्वेश्चन आपका फाइनल हो गया है। 16 नंबर पर चलिएगा। एक पाइप एक कुंड को, कुंड मतलब टैंक को, 7.8 घंटे में भर सकता है। जैसे एक आदमी कुछ काम को कितने समय में कर सकता है, वैसे एक पाइप है जो किसी कुंड को 7.8 घंटे में भर सकता है। जबकि दूसरा जो पाइप है इसी कुंड को अगर भरा हुआ है तो इसे 19.5 घंटे में खाली कर सकता है। भाई जो ज्यादा समय लेता है कम क्षमतावान है। ध्यान दीजिएगा, दोनों पाइप को उस समय खोला गया जब कुंड आधा खाली था। मतलब आधा खाली था तो मतलब आधा भरा भी हुआ था। उनको भरने में कितना समय लगेगा ये हमको बताना है। उनको भरने में कुल कितना समय लगेगा ये हमको बताना है। चलिए आइए समझते हैं सबसे पहले कैसे क्या स्थिति है। पहला जो कुंड है भरने का काम करता है, तो पानी डाल रहा है 7.8 घंटे में पूरे कुंड को। पहला जो नल है, सॉरी कुंड नहीं, पहला जो नल है वो कुंड को अर्थात टैंक को भरने का काम करता है।
और पूरे कुंड को वह 7.8 घंटे में भर देगा। जबकि दूसरा क्या करता है, खाली करने का काम करता है और वह 19.5 घंटे में क्या कर देगा, पूरे कुंड को खाली कर देगा। इस हिसाब से अगर कुंड की कैपेसिटी हम मान ले तो मान ले एक ऐसी क्षमता, एक ऐसी संख्या जो दोनों से पूर्णतः कट जाए, उसको हमने ऐसे सीधा सीधा लिखा 7.8 इंटू 19.5। मतलब हम एलसीएम क्या ही सोचें, सीधा सीधा मैंने इसको टोटल कैपेसिटी मान लिया, टोटल कैपेसिटी मान लिया। इसका एक तरीका और भी था कि आप बटे 10 कर देते, बटा 10 कर देते, बटा 10 करके भी आप डिसाइड कर सकते थे। ऊपर की संख्या का एलसीएम ले लेते, 78 और 195 का 13 से दोनों कट भी रहे थे तो हम लोग जाकर पोजीशन पता कर सकते थे, ऐसी बात नहीं। फिलहाल ऐसे भी चलकर आप डिसाइड कर सकते हैं। अब ऐसी केस में क्षमता देखो प्रत्येक की भरने की और खाली करने की क्या होगा, जब यह इससे भाग करेगा तो 19.5 अर्थात वह 1 घंटे है ना, हाँ 1 घंटे में 19.5 लीटर पानी डालेगा। और यह क्या करेगा, जब इससे भाग करेंगे 7.8 लीटर पानी निकालेंगे, डालेगा या निकालेगा। इसका मतलब 1 घंटे में कितना लीटर पानी आएगा, 1 घंटे में अगर दोनों को मर्ज कर दिया, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, मतलब ये भर रहा है खाली कर रहा है, ये भर रहा है खाली कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना लीटर पानी आएगा, 15 से 8 7 होता है और 8 से 7 1 11.7 लीटर पानी आएगा। अगर हम 11.7 लीटर पानी 1 घंटे में डाल रहे हैं और यह हमको कंप्लीट कुंड मिल जाए कि चलो इसको पूरा भरना है, पूरा भरना है तो कैसे करेंगे बताइए, हम इसको 11.7 से भाग कर देंगे। अब देखिए कैसे करा जाएगा, ये दशमलव हटा दें, हटा 13 छंगे 78 होता है, 13 9 117 होता है, ठीक है। 9 5 अब देखो अब 3 से काटे, 9 5 14 1 15, 3 से काटे 3 3 9 होता है, 3 छंगे 18, 3 5 15 होता है, 3 से इसको काट 3 दूना 6, तो 2 गुणे 6.5 आया। बट आपको पता है कि आपको पूरा कुंड नहीं भरना है, आधा तो भरा ही है ऑलरेडी, आधा और भरना है तो इसको आधा समय लग जाएगा, 6.5 घंटे लगेंगे पूरा कुंड भरने में। इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा आप सभी लोग देखिए, क्योंकि आधा ही भरा है, आधा ही भरना है ना, पूरा तो भरना नहीं है। तो पूरा भरना होता तो बात दूसरी थी, पूरा भरना होता तो पूरे जितना हमारे पास 13 घंटे आ रहे 13 घंटे लगते, बट 13 घंटे की जरूरत नहीं है अपने आप को, क्योंकि आधा तो भरा है तो आधा ही भरना है, इसलिए 6.5 घंटे में अपना पूरा टैंक कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि आधा ऑलरेडी भरा हुआ था। तो आइए हम 17 नंबर देखते हैं। 18 वर्ष पहले साइरस निखिल से 2.5 गुना बड़ा था। एज का क्वेश्चन है और एज के ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में फेस करने को दिखते हैं। 18 साल पहले मतलब वर्तमान से, आज जब भी कभी कोई एज की बात आपसे करे तो आप प्रेजेंट से कंसीडर किया करिए। प्रेजेंट से 18 साल पहले जो साइरस था निखिल से 2.5 गुना बड़ा था, 2.5 गुना बड़ा था। उनकी वर्तमान आयु का जो योग है वो 92 साल है। इस समय प्रेजेंट में उनकी आयु का जोड़ 92 साल है। निखिल की हमें वर्तमान उम्र बतानी है कि अभी करंट में निखिल की एज क्या है। देखिए हम ऐसे इसको डिसाइड करें, हम इसको लिखे वर्तमान, वर्तमान से 18 वर्ष लिख दें पूर्व। कौन कौन पर्सन है बताइए, 2 पर्सन है, एक तो साइरस है, दूसरा कौन है, निखिल है। साइरस है, निखिल है। कहा है 18 साल पहले साइरस निखिल से 2.5 गुना बड़ा था। 2.5 गुना का मतलब क्या होता है, 5/2 होता है, 5/2 होता है। मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि अगर साइरस 5 है तो निखिल 2 है। ये है रेशियो इनका कि साइरस अगर 5 है तो निखिल क्या है, 2 है। इसको अगर हम डिसाइड कर लें, कंफर्म कर लेना, तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। मतलब इसमें आपको इस रेशियो को सेट करना है कि 5 साल पहले उनकी आयु में 5:2 का अनुपात था। मतलब एक प्रकार से साइरस 2.5 गुना था, किसकी उम्र का, निखिल की उम्र का। अच्छा एक बात बताइए, पूर्व में था, वर्तमान में आना है। वर्तमान में क्यों आना है, क्योंकि यहां पर साइरस प्लस निखिल की आयु का योग हमको दिया है कितना बताएं, 92 साल। मैं जब भी कभी ऐसे प्रश्न आपको कराया हूं एज का, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया कि अगर इस समय की परिस्थिति पढ़ो तो अनुपात है 18 साल पहले का और आयु कहाँ का है, जो आयु का योग है वो वर्तमान का है। तो या तो हम उस आयु के अनुपात को लेकर चले आए वर्तमान में, या तो इस मान को लेकर चले जाएं 18 साल पहले। तो अपने लिए ज्यादा बेहतर रहेगा कि हम इस मान को ही लेकर चले जाएं कहां पर, 18 साल पहले। अच्छा बताओ आपकी उम्र अभी जो है 18 साल पहले क्या रही होगी, 18 घटा दीजिए। अब 2 लोग मिलकर इस समय 92 हैं तो 18 साल पहले घटेगा ही कि नहीं घटेगा, बिल्कुल घटेगा। लेकिन एक नहीं घटेगा, 2 लोग हैं ना, दोनों में 18 घटेगा, मतलब 18 दूना 36 घटेगा। अगर हम इसमें से 36 कम करते हैं, उस समय मतलब 18 साल पहले साइरस प्लस निखिल की जो आयु थी 12 से 6 6 8 से 3 5 56 थी। कितनी थी, 56 थी। दोनों की आयु का जोड़ 56 था। अनुपाती भाग 5 और 2 था। अनुपाती पदों का जोड़ 5 2 7 था। 7 बराबर 56 कर दे, 1 बराबर 8 हुआ। 1 बराबर अगर 8 है तो निखिल की उम्र बताओ कितनी है, 16 है। कब थी, 16 थी 18 साल पहले निखिल की उम्र।
और हमको निखिल की उम्र अब बतानी है। अब अगर किसी की उम्र बताओ 18 साल पहले अगर 16 साल थी, अभी कितना हो जाएगा वो? 34 साल का। तो निखिल की वर्तमान एज कितनी है बताएं? 34 साल की है। तो 34 ऑप्शन नंबर सी में है, इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। 17 नंबर आपका डन होता है। आप सभी लोग नोट कर लें, कंफर्म कर लें और बताएं अगर कोई डाउट आपके मन में है। एज रिलेशन का बढ़िया प्रश्न है, अच्छे हैं क्वेश्चन, आप इनको तैयार करिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक 28 सेंटीमीटर व्यास मतलब डायमीटर वाले अर्धवृत्त की परिधि पूछ रहा है। अर्धवृत्त देखो ऐसे होगा, ये देखिए ए है अर्धवृत्त। परिधि मतलब लेंथ ऑफ बाउंड्री, परिमाप जिसको कहते हैं, बाकी की फिगर में सर्कल में वही चीज परिधि होती है। परिधि जो सर्कल में होती है, देखो ये सर्कल, ए कंप्लीट सर्कल ए होता है, ए इसका सेंटर है, इसकी रेडियस है, ये पूरी लेंथ इसकी परिधि होती है, लेंथ ऑफ बाउंड्री, जैसे क्रिकेट का मैदान आपने देखा होगा। और ये जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है, आपने सुना है इस चीज को। हमसे बोला 28 सेंटीमीटर अगर व्यास है, व्यास कितना है? 28, तो डायमीटर आपका है 28 और डायमीटर इतना है तो इसकी रेडियस कितनी होगी पता है? 14। ये भी 14, ये भी 14, 14 एंड 14 इज द रेडियस, यही इनकी रेडियस है। वाले अर्धवृत्त की परिधि पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? परिधि। तो परिधि मतलब एक प्रकार से देखिए, जो मैं ड्रैग कर रहा हूं, ए लेंथ, ए ऐसे कर दीजिए, प्लस ऐसे प्लस ऐसे, ए आर है प्लस आर है, और ये जो लेंथ है वो आपकी क्या है पता है? 2 पाई आर डिवाइड बाई 2। आप कहोगे क्यों? क्योंकि ए आधा ही तो है, तो मतलब एक प्रकार से पाई आर है। मतलब अगर सही पूछा जाए तो जो परिधि है वो आपकी पाई आर प्लस 2 आर है। बोलो क्यों? क्योंकि एक आर ए है, एक आर ए है। अगर हम आर कॉमन कर लें तो पाई प्लस 2 होगा, पाई प्लस क्या होगा? 2 होगा। आर का मान कितना है? आर तो डायरेक्ट नहीं पता है, बट डी आपका 14 है तो आर, सॉरी 28 है तो आर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। यहाँ लिखिए 14, पाई का मान 22/7 प्लस आपका 2 है तो आपका होगा 14, और यहाँ पर 7 दूना 14 अगर इसमें जुड़ेगा तो 36 हो जाएगा ना। 22 10 32, 32 4 36/7, 7 दूना 14, 36 दूना 72, 72 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी बताइए? 72 सेंटीमीटर इसकी परिधि हो जाएगी। ठीक, तो अर्धवृत्त जो आपकी 28 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाला था, मतलब रेडियस वाला था, 28 सेंटीमीटर व्यास वाला था, नॉट अर्धव्यास नॉट रेडियस। हाँ, अर्धव्यास बोल ही दिया तो रेडियस है, व्यास वाला था, अर्थात रेडियस उसकी 14 थी। उसका जो परिधि बनेगा, उसका जो परिमाप बनेगा बेसिकली आप कह सकते हैं, वो 72 सेंटीमीटर है। एक कैंप है, 19 नंबर देखिए, हम लोग 19 पर पहुंच चुके हैं। एक कैंप है में 180 विद्यार्थियों के पास 20 दिन के लिए राशन है। कितने दिन के लिए राशन है? 20 दिन के लिए। यदि, ध्यान से देखिएगा, राशन 25 दिनों तक चलाना है, कितने दिन तक? 25 दिन तक, तो कितने विद्यार्थियों को कैंप छोड़कर चले जाना चाहिए? 180 विद्यार्थी थे, एक कैंप था, 20 दिन के लिए राशन था। ठीक है, 180 विद्यार्थियों के लिए 20 दिन का राशन था। अगर 20 दिन तक आराम से वो लोग खाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर इसी राशन को हमें 25 दिन तक चलाना है तो बोलो कितने विद्यार्थी होने चाहिए? मैंने कहा चलो n विद्यार्थी होने चाहिए। कुछ मत करिए, अभी सीधा सीधा कहिए, जिस राशन को हम 180 विद्यार्थियों में 20 दिन तक के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, अब मुझे उसी राशन को 5 दिन बढ़ा के चलाना है, कम नहीं खिलाना है किसी को, जितना उनकी डाइट है उतना ही देना है। हाँ, उनको हम क्षमा मांग लेंगे, भैया तुम मत आओ यहाँ पे, ऐसा करना। हम ऐसा नहीं किसी की डाइट से ले 2 रोटी उसकी निकाल के अगले में डाल दें, नहीं, सबको बराबर डाइट मिलेगी। हाँ, दिन जो 20 था अब वो 25 दिन तक चलाना है, तो इसलिए हमें विद्यार्थी कम करने हैं। तो विद्यार्थी कम करने हैं तो कितने करने हैं बताइए? इसके लिए सोल्यूशन करिए। 5 5 25, 5 चौके 20, करेक्ट है। 5 से इसको डिवाइड, 5 या 15, 5 छंगे 30, 36 गुणे 4 144, 144 विद्यार्थी होने चाहिए। अब 144 होने चाहिए, जबकि विद्यार्थी शुरू में कितने आ गए थे? 180। तो हमने कहा 180 से आप 144 घटा दें। 10 से 4 6 होता है, 7 से 4 3 होता है। 36 विद्यार्थियों को कहना पड़ेगा कि भैया आप चले जाओ, ठीक है, चले जाओ, हम नहीं कर पाएंगे, आपकी जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे, हम केवल 144 विद्यार्थियों को लेकर चल सकते हैं, तभी जाकर 25 दिनों तक हम लोग उस राशन को चला सकते हैं। ये 19 नंबर होता है। अब पहुंचते हैं हम 20 पर, ध्यान से देखिएगा। 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले स्टील के एक गोले से, 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले स्टील के एक गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं? ध्यान से देखिएगा। एक गोला मतलब स्पीयर, और इसकी रेडियस क्या है बताओ? ये देखिए, ए है गोला, स्पीयर जैसे गेंद होती है, फुटबॉल, लेदर की बॉल, कोई भी बॉल है, इसकी रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर रेडियस है कि गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली छोटी छोटी गेंदें बनानी है, ऐसे 1 1 सेंटीमीटर को लेकर छोटी छोटी गेंदें बनानी है। इसने पूछा कितनी बना सकते हो? हमने कहा चलो
पहले तो आप इसको समझ लो, कभी भी किसी अगर हम धातु को पिघलाकर तोड़कर, यही तो होगा ना, पिघलाकर ही तो बना पाओगे। पिघलाकर अगर हम नई ऑब्जेक्ट या नए शेप की कोई चीज बना रहे हैं तो उसकी जो पहले तो ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास पिघलाने से उसके कैपेसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मात्रा समान रहती है। अर्थात अगर हम बड़ी किसी एक धातु की गेंद को पिघलाएंगे और छोटी छोटी गेंदें बनाएंगे तो कन्फर्म है कि इसका जो आयतन होगा इन सभी के आयतन के जोड़ के बराबर होगा। अब क्योंकि जो बना रहे हैं अलग अलग शेप की नहीं है, सबकी सब समान शेप की हैं, तो यहाँ पर हम गुणे n कर देते हैं, तो इसका आयतन इसके आयतन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और बहुत आराम से आप कर लेंगे। देखिए कैसे, क्योंकि इसकी जो रेडियस है कन्फर्म है यहाँ पर कितनी है, इसकी जो रेडियस है वो क्लियर है, कितनी है बताएं, 4/3 पाई r क्यूब है, r क्यूब मतलब 6 का क्यूब है, और इसकी रेडियस क्या है, हमने लिखा n गुणे 4/3 पाई r क्यूब मतलब 1 का क्यूब है। करेक्ट है। हम लोग क्या करें, n को n से खत्म कर दें, सॉरी n को ही निकालना है, 4/3 पाई को 4/3 पाई से हम पहले खत्म कर दें, ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। यहाँ 6 का क्यूब है और यहाँ पर 1 का क्यूब से भी कोई मतलब नहीं है। n बराबर आपका कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब होगा। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, अर्थात हम 216 गेंदें बना सकते हैं। इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन बन जाएगा। क्लियर है, 216 गेंदें इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, जो आपको यहाँ पर 20वें क्वेश्चन में दिख रहा है। करेक्ट है, यस। अब देखिए हम लोग एक ऐसे प्रश्न पर आते हैं जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, वो है डीआई का। हम 21 से 25 तक यहाँ पर क्या रख रहे हैं, डीआई रख रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा, निम्न तालिका और डीआई में भी देखिए अलग अलग प्रकार के फिगर आते हैं। तालिका आती है, ग्राफ आता है, फिलहाल ये भी ग्राफ का ही पार्ट है, लेकिन ग्राफ का एक अलग नेचर होता है। तालिका होगी, ग्राफ में भी आपको बार डायग्राम, लाइन डायग्राम और साथ साथ पाई चार्ट वो मिलता है। फिलहाल हम टेबल के प्रश्न को फेस कर रहे हैं। निम्न तालिका में किसी कंपनी द्वारा अपनी स्थापना के बाद के वर्षों में निर्मित एलसीडी की बिक्री दी गई है। अलग अलग सालों में कितनी एलसीडी बिकी हुई है, उनके आकार इंचों में हमको दिए गए हैं। पिछले वर्ष में कंपनी द्वारा बेचे गए एलसीडी के विभिन्न आकारों की संख्या 1000 में दी गई है। वर्ष अलग अलग दिए गए हैं, 2012, 13, 14, 15, 16, 17। और एलसीडी देखिए 40 इंच वाली बड़ी छोटी, आप देखते हैं आजकल तो बहुत बड़ी बड़ी एलसीडी लोग लगवाते हैं, और जिस बोर्ड पर मैं खुद पढ़ा रहा हूँ ये भी 86 इंच का है, तो 75 से थोड़ा सा ही बड़ा है। ठीक है, आप इतने बड़े बोर्ड को देख रहे हैं तो घर में भी लोग लगवा रहे हैं आजकल, इतनी बड़ी टीवी लगवा, लगता है कि पूरा जो है हॉल ही बना दिया, पिक्चर हॉल। ठीक है, अलग अलग टीवी की सेलिंग ईयर वाइज यहाँ पर मेंशन की गई है। हम लोग यहाँ पर प्रश्नों को फेस करेंगे और इसका आंसर बताएंगे। किस साल में एलसीडी की अधिकतम संख्या बेची गई। अब इसमें देखो साल यहाँ पर अगर जाएंगे आप ना तो आपको मिलेगा 6 ऑप्शंस, मतलब 6 साल हैं, जबकि ऑप्शंस देखो तो अपने पास 4 ही हैं, मतलब 13 देखना है, 14, 16 और 17। कौन कौन देखना है, 13, 14, 16 और 17। आपको इग्नोर कौन कौन सा करना है, कंफर्म कर लीजिए। इग्नोर 15 करना है, ठीक है, इग्नोर आपको 12 करना है, हम लोग को 13 लेना है, 14 लेना है, 15 लेना है, 16 लेना है। 2 साल हमको छोड़ने हैं, ठीक है, जो हमने डॉट किया उन्हीं वर्ड्स को लेना है। अब किस में ज़्यादा सेलिंग है यही देखना है हम लोग को, जिसके लिए भी हमको ऐसा नहीं कि पूरा आप जोड़ना ही पड़ जाए। मैं आपको जोड़ के बता दूं, बर्बल जोड़िए ऐसे 40, 30, 70, 70, 30, 100, 130, 140, 140 और 10, 150, 150 लो, या 160 चलो कर देते हैं, ठीक है, लमसम 50, 40, 90, 90, 40 कितना, 90, 40, 130, 130, 40, 170, 180, 190 और ये भी आप मान लो 200 है, ज़्यादा हो गया। देखो ऐसे भी 50, 40, 90, 90, 40, 130, 130, 40, 170, 170, 20, 190, 10, ये आपका ज़्यादा हो जाएगा, 210, 220 और लास्ट देख लीजिए 40, 30, 70, 70, 50, 120, 120, 50, 170, 170, 30 आपका 200, ये सबसे ज़्यादा हो रहा है। अगर देखो तो यहीं से 230, 240 पहुंच रहा है, तो सबसे ज़्यादा 2017 में। देखने से ही कन्फर्म हो जाए, पूरा जोड़ने की भी जरूरत नहीं है आपको, ऐसा नहीं कि सब कुछ एक एक अंक को जोड़ने की जरूरत है, नहीं, ऐसे बर्बल आप जा सकते हो। पहली चीज एलिमिनेट करो ऑप्शंस को कि हमें कौन कौन सा ऑप्शंस लेना है, उसी हिसाब से हमको इसको डिसाइड करना है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। 21 नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी है। आप सभी लोग इसको उतारें, कंफर्म करें और अगले प्रश्न पर चले। 2017 में सबसे ज्यादा एलसीडी बेची गई हैं, ये हमको यहाँ पर इसका सोल्यूशन पहला मिल गया। दूसरा देखिएगा, सभी 6 वर्षों की कुल बिक्री में ये जो 6 अलग अलग साल की बिक्रीज हैं, किस आकार की एलसीडी को ग्राहकों ने ज़्यादा पसंद किया है, मतलब कौन सी आकार की एलसीडी खूब बिकी है। जैसे कभी कभी हम कोई सामान खरीदते तो बेस्ट सेलर लिखा रहता है, बेस्ट सेलर ऑब्जेक्ट है, सब ज़्यादा बिक रहा है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। वही चीज़ है, कौन सी मेजरमेंट की एलसीडी लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसके लिए भी हम लोग को यहाँ पर इंच देखना पड़ेगा। जैसे अभी ईयर देखा था 60, 50, 40, 55, 60, 50, 40, 55, मतलब ये लास्ट के 3 नहीं देखने हैं। 60, 50 क्या है, 60 है, 50 है, एक सेकंड
देखिए कौन कौन सा लेना है हम लोग को। टोटल अपने पास 3 3 6 है और यहाँ पर लेकिन 7 है ना, तो हाँ ठीक है, 3 हमें लास्ट में नहीं देखने हैं, यही देखना है। अब इसमें भी जोड़कर देखिए कौन से पे ज़्यादा संख्या आ रही है। 30 40 70 70 50 120 120 50 120 40 160 160 50 210 250। यहाँ 250 लमसम हो रहा है, 250 से ज़्यादा आएगा, लमसम हमने लिखा है। 20 30 50 50 40 90 90 50 140 140 40 180 180 30 कितना होता है 210। 30 10 40 40 40 80 80 50 130 130 40 170 170 50 कितना होता है 170 50 220। 30 20 50 50 40 90 90 30 120 120 40 160 140 160 और 50 210 ये भी हो रहा है। तो अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से 250 है। 250 है, 40 इंच है, तो 40 इंच की एलसीडी वैसे भी आप सबको पता है कि बहुत मुझे मेरे भी दिमाग में भी था कि जो सबसे छोटी होती है ना ऑन एन एवरेज, देखो बड़े लोग जो होते हैं, बड़ी जिनके पास स्पेस है और बड़ा पैसा है वो लोग ज़्यादा, लेकिन उनकी संख्या कम होती है। ऑर्डिनरी पर्सन्स हमेशा वो चीज़ यूज करते हैं जो सबके यहाँ दिखती है, एवरेज चीज़ें होती हैं। तो वो 40 इंच की ये जो टीवी है वो सब ज़्यादा बिक रही है और 40 इंच ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, करेक्ट है। अगला देखिएगा, किस साल में बेचे गए एलसीडी की कुल संख्या में से, किस साल अलग अलग हैं और साल 16 15 14 17 लेना है। कौन कौन? 16 14 15 17, मतलब ऊपर के 2 साल हटा दीजिए, 12 13 हटा दीजिए। किस साल में बेचे गए एलसीडी की कुल संख्या में से बेचे गए 55 इंच की एलसीडी का प्रतिशत अधिकतम था। जो 55 इंच की एलसीडी थी वो ज़्यादा थी, सबसे ज़्यादा थी। अब 55 इंच देख लो पहले तो यहाँ पर, जैसे इन जो वर्षों की बात करें तो 55 इंच, जैसे इसमें कितना बिका है बताएं 46, इसमें कितना बिका 51, इसमें कितना बिका 49 और इसमें कितना बिका 54। परसेंटेज मतलब गुणे 100 बटे टोटल संख्या, ये चीज़ है। इसके लिए हमें जोड़ पर तो जाना ही पड़ेगा भाई, हमें जोड़ डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इनको जैसे हम जोड़ लें। सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैंने इसको जोड़ कर देखा तो कितना है। अब या तो थोड़ा लमसम जाओ, दोनों चीज़ें होती हैं, और ये भी आंकड़े देखो लगभग लगभग बराबर ही बराबर हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है सबके बीच में कि हम बहुत ज़्यादा डिसाइड कर लें। और ये आंकड़े भी लगभग लगभग बराबर की तरह चलेंगे, इसलिए बहुत क्लियर करना तुरंत का तुरंत और ओरल हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, हमें इसको प्रॉपर करना ही पड़ेगा। और अगर आप करेंगे तो आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से। जैसे इसको जोड़ते हैं, हम जोड़ के पूरा बताते हैं आपको। 50 40 90 90 40 130 130 40 170 170 80 90, अभी 190 हमने रखा। अब आगे देखिएगा, 6 4 10 10 6 16 16 7 23 23 1 23 1 24 24 2 26 26 8 34। अगर हम 34 जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 224। 200 कितना आएगा 24। अब 224 में हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। ये अपने पास कितना है 46 है, हम लोग क्या लिखेंगे बताइए। हम लिखेंगे 46 बटा 224, गुणे कितना करेंगे 100। एक प्रकार से अगर सोचो तो यहाँ पर ये इसी तरह से हमको सबका करना है, इसी तरह से हमको सबका करना है और फाइनली हमें डिसाइड करके बता देना है कि इसका आंसर कितना होगा। तो अब या तो हमसे करवा लो या तो आप खुद से ट्राई कर लें। जैसे 14 के किया उसी प्रकार से आप 15 का करो, उसी प्रकार से 16 का, उसी प्रकार से 17 का। अलग अलग वर्षों का करने से हम श्योर हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं, जो 100 का गुणा है सब में बराबर है। आप भिन्न की तरह भी कंपेयर, अगर आप मुझे ए भी निकाल के सबका बता दो, हम 100 पर ना ही जाएं तो हम फ्रैक्शन से भी कंपेयर कर सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। मैं आपको आंसर टिक कर दे रहा हूं, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग वेरीफाई कर लो खुद से। ये जो सोल्यूशन आएगा करना सबका पड़ेगा, ये एटलीस्ट आपको डिसाइड ही करना पड़ेगा 51 बटा कितना है, 49 बटा कितना है, 54 बटा कितना। अगर समान आंकड़ा होता तो भी तब तो बर्बल था बताना, लेकिन ऐसे करने से आपको पहले तो चेक करना पड़ेगा। अब इस हिसाब से मैं जो बता रहा हूँ 2015 आएगा राइट सोल्यूशन, लेकिन आप वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप वेरीफाई कर लीजिएगा, कंफर्म कर लेना कि हाँ 2015 सही है गलत है, और मुझे बता देना कमेंट्स करके। वर्ष 2014 में बेचे गए कुल एलसीडी का औसत क्या है। 2000 औसत मतलब योग बटा संख्या। 2014 यहाँ पर है, अभी अभी हम लोगों ने जोड़ा भी था 2014 वाला, कितना आया था जोड़ने पर बताइए। ये आया था 224 आया था, ठीक है 224 आया था। 224 जोड़ है और कितने साल हैं बताइए, कितने अलग अलग यहाँ पर। जैसे हमसे पूछा कि 2014 में बेचे कुल एलसीडी के जो इंचेस थे 7 थे, 7 से कर दो भाग, 7 तरीके 21 7 दूना 14 32 आ जाएगा, करेक्ट है। ये तो ओरल हो गया भाई, कहीं जोड़ा है तो कहीं तो काम आएगा ही आएगा। और शुरू में भी ये जोड़ा होता तो वहाँ जोड़ने की भी नौबत ना आती। अगर जोड़ हमको कन्फर्म है तो बहुत आसान हो जाती चीज़ें। इसी तरह से 2013 में बेचे गए कुल एलसीडी का वर्ष 2014 में बेचे गए
कुल एलसीडी के साथ अनुपात क्या है। तो ये भी देखिए जोड़ ही है, इसलिए जोड़ अगर कहीं शुरुआत में रख लेना तो फायदा रहेगा। देखो अभी 14 वाला जोड़ 224 था, ये फायदा कर देगा आपको। इसका एक ही जोड़ करना पड़ेगा, ठीक है। 2013 में बेचे गए कुल एलसीडी का 14 में बेचे गए कुल, 14 वाला जोड़ हमने ऑलरेडी कर रखा था। 13 वाला और कर लेते हैं। 40 30 70 70 30 100 130 140 150, यहाँ लिखा देखो सबसे पहले 150, फिर देखो 5 3 8 4 12 12 8 20 20 3 23 23 1 24 24 6 30 30 जोड़ा तो 180 हुआ, 180। तो यहाँ पर लिख दीजिए 180 इसका था और 224 ये है। अब इसको काट दीजिए जो पॉसिबल हो, और काटने से ही आएगा। ऑप्शंस दिख भी रहे हैं, चलिए मैं करता हूँ। 12 से कट रहा है, नहीं 4 से पहले काटिए। 4 चौके 16 होता है, 4 पंचे 20 45 हो गया, 4 पंचे 20 हुआ, 4 छंगे 24 हुआ, 45 56, ऑप्शन नंबर ए। तो यही इसका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में चीज़ें कंफर्म हो गई होंगी। मैं फिर चाहूँगा अपना स्कोर लिखें, बताएं कि कितना प्रश्न आपने हल किया, कितने में से कितना सही है, और किसी प्रश्न में अगर डाउट हो तो निसंकोच हमें बता दें कि यह प्रश्न हमको नहीं क्लियर हुआ, जिससे हम उस प्रश्न की एनालिसिस फिर से कर दें। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात अगली क्लास में होगी। थैंक यू सो मच।